देखिए, गुप्त साम्राज्य की हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य का जो समय माना गया है वो 275 से लेकर 550 ईस्वी तक माना गया है। ऐसे हम शताब्दी पूछे तो 34 शताब्दी से लेकर 36 शताब्दी तक समय था, वो कहता था गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य को गोल्डन टाइम के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, धातु कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, किससे हमें उनकी जानकारी मिलती है, परिचय के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य में। तो साहित्यों में देवी चंद्र गुप्तम जो ग्रंथ है उससे भी हमें क्या मिलती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस है जिसके लेकर विशाखा दत्त है, उससे भी जानकारी मिलती है। कामसूत्र वात्सायन का है, उससे भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की रचना जितनी भी हुई है उसमें भी उन्होंने गुप्त वंश के बारे में क्या किया है, उल्लेख किया गया है। अब हम बात करें लेख कि लेख के बारे में, अभिलेख वगैरह पढ़े थे ना, तो अभिलेख की शुरुआत किसके समय हुई थी, अशोक के समय हुई थी। अभिलेख की शुरुआत किसके समय हुई थी, अशोक के समय। सबसे पहले भारत में अभिलेख अशोक लिखना आरंभ करता है और उसको ये प्रेरणा ईरानी राजा से मिलती है। तो हम बात करते हैं पहला प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसके लेखक कौन थे, हरिसेन। इससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, अन्य जानकारी भी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है इससे भी हमें क्या मिलती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख जिसका संबंध भानुगुप्त से है, इससे भी हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र में कौन सा ताम्रपत्र, प्रभावती गुप्ता का ताम्रपत्र, जो ताम्र पर लेख लिखा गया था, तांबे के पत्र पर जो लेख लिखे गए प्रभावती गुप्ता के बारे में, तो उससे भी हमें गुप्त वंश के बारे में। मोहर, मोहरे का मतलब है जो गुप्त वंश में जो मोहरें चलती थी उस पर भी क्या लिखे जाते थे, कोई ना कोई लेख लिखे गए थे। जब उन लेखों को पढ़ा गया उस समय भी हमें क्या मिलती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करें मुद्रा के बारे में, तो उस समय सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, गुप्त थे। कौन थे, गुप्त। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, गुप्त वंश में हुए थे। और सोने के सिक्कों के द्वारा हम उसकी क्या आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत थी ना, तभी सोने के सिक्के जारी किए उन्होंने। तो उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, कितने कैरेट का सोने का सिक्का जारी हुआ था, उनकी कला के बारे में, विदेशी व्यापार के सिक्के विदेशों से भी मिले हैं, तो विदेशी व्यापार विश्व में प्रचलित था, आंतरिक व्यापार भी होता था, बाहरी व्यापार भी होता था, तो उससे व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। फिर बात करते हैं यात्रा विवरण। यात्रा विवरण से जानते हैं कि बहुत सारे विद्वान थे या विदेशी यात्री जो गुप्त वंश के समय कहाँ आए थे, भारत आए थे, और उन्होंने यात्रा वृत्तांत पुस्तकों में चंद्रगुप्त के समय कौन आया था, फायन आया था। कौन आया था, फायन। तो फायन चंद्रगुप्त के समय आया, भारत में रहा, और उसने यात्रा वृत्तांत पुस्तक में गुप्त वंश के बारे में क्या दिए, जानकारी दी है। अहिंसा ने, तो इनके यात्रा विवरण से भी क्या मिलती है, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी से क्या हो जाएंगे, स्रोत हो जाएंगे। गुप्त वंश का प्रथम शासक हम बात करें प्रमुख शासक की हम बात करें तो उसमें जो पहला नाम आता है वो किसका आता है, श्रीगुप्त का। किसका आता है, प्रथम शासक कौन थे, श्रीगुप्त। इसका समय 240 से 280 ईस्वी माना गया है, 240 से 280 ईस्वी समय माना गया है। और इसे क्या कहा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक। जाना है इसमें का। सबसे पहले तो अपने गुप्त वंश के परिचय के बारे में बात की, और हम उसके प्रमुख शासकों के बारे में बात करें हम, तो प्रथम शासक जो आता है इसका नाम है श्रीगुप्त। कौन आता है, श्रीगुप्त। इसका समय माना गया 240 से लेकर 280 ईस्वी, और इसे गुप्त वंश का क्या माना गया है, संस्थापक। प्रश्न आ जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है,
श्रीगुप्त को माना गया है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रयाग लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। इसका संस्थापक था समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का, समुद्रगुप्त है इसने श्रीगुप्त को अपना क्या माना है? वो कहता है कि मैं श्रीगुप्त का क्या था? परपौत्र हूँ। कौन हूँ? परपौत्र बताया गया प्रयाग प्रशस्ति में। और श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन था? घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच है, वो राजा बनता है। इसका समय था 280 से लेकर 219 ईस्वी। तो प्रश्न पहला तो ये श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक माना गया, इसका उल्लेख प्रयाग लेख में वर्णन मिलता है। उसके बाद उसका पुत्र कौन था? घटोत्कच, वह शासक बनता है। और इन दोनों ने कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किए, केवल क्या किया? साम्राज्य की स्थापना की है, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया है। तो घटोत्कच बनता है और इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज। प्रश्न बनता है गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज की उपाधि धारण की? तो कौन था? घटोत्कच। कौन था बेटा? घटोत्कच। उसके बाद हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। प्रश्न ये आ जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो श्रीगुप्त। और प्रश्न ये आ जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने केवल स्थापना की थी, राज्य विस्तार का काम तो किन्होंने किया? यहाँ से आरंभ हुआ। इसका समय 320 से 335 ईस्वी तक माना गया है। नहीं, गुप्त वंश का है ना, गुप्त वंश का प्रथम नाम आया ना आगे, चंद्रगुप्त बोले था, उस प्रथम लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा हुआ था। तो गुप्त वंश का था ये चंद्रगुप्त प्रथम, इसका समय 320 से 335। मौर्य वंश का तो पतन हो चुका था है ना उसके बाद में, तो उसको वास्तविक संस्थापक माना गया है। और इसने अपने शासनकाल में एक संवत चलाया, उसे क्या नाम दिया गया? गुप्त संवत। तो प्रश्न बनता है कि गुप्त संवत किस शासक ने चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। कब चलाया था? 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। और इसने भी एक उपाधि धारण की, उपाधि का नाम क्या था? महाराजा धीराज। इसने तो केवल महाराज की थी और इसने महाराजा धीराज। तो गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, इसकी उपाधि थी। फिर इसका विवाह, तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी, जिसका नाम था कुमार देवी से इसका क्या होता है? विवाह होता है। लिच्छवी वंश की राजकुमारी से इसका क्या होता है? विवाह होता है। इसने दिग्विजय की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। ये साम्राज्यवाद का विश्वास था, इसका उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य को क्या करना? विस्तार करना। इसका एक ही उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का कैसे विस्तार किया जाए, और इस नीति का पालन करते हुए उसने संपूर्ण भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। किस वंश का? गुप्त वंश का स्थापित किया। फिर हम बात करें आगे समुद्रगुप्त की बात करें। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना गया है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना गया है। और समुद्रगुप्त का जो समय माना गया है 335 से लेकर 380 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है, विंसेंट स्मिथ एक पश्चिमी इतिहासकार था। कौन था? पश्चिमी इतिहासकार। ये समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहता है? प्रश्न बनता है कि इसने भारत का नेपोलियन किसे बताया है? समुद्रगुप्त को। प्रश्न बनता है कि विंसेंट स्मिथ ने भारत समुद्रगुप्त क्या संज्ञा दी है? भारत का नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त क्या संज्ञा दी है? भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक लेख लिखा गया जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रयाग प्रशस्ति का लेखन कब किया गया? समुद्रगुप्त के काल में। समुद्रगुप्त के काल में हरिसेन कौन था? इसका दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन था? हरिसेन। कौन था? इसका दरबारी कवि था। इसने और इसे ये
प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कोई माना गया है। तो प्रश्न आएगा प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। हरिसेन कौन था? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने संस्कृत में ये लेख लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति को क्या बोलते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद प्रशस्ति। और प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाएगा? प्रशस्ति कहलाएगा। तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रयाग प्रशस्ति। अब इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो प्रश्न बढ़ेगा प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय, कौन कौन से सैनिक अभियान किए थे, कौन कौन से विजय अभियान किए थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। फिर बात करें आर्यावर्त के 9 राजाओं को। आर्यावर्त का मतलब है यहाँ के उत्तर भारत। आर्यावर्त का मतलब क्या है? उत्तर भारत से है। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। इसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है कि उसने आर्यावर्त के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। क्योंकि ये गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना गया है और इसका उद्देश्य ये था कि साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना और संपूर्ण भारत पर क्या करना। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी क्या जाना जाता है? समुद्रगुप्त प्रश्न बनता है गुप्त वंश के किस राजा को कविराज की उपाधि दी गई? समुद्रगुप्त को। क्योंकि इसने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए। जिससे हमें जानकारी मिलती है कि इसकी संगीत में क्या थी? रुचि थी। इसलिए इसे क्या कहा गया? कविराज कहा गया। ये अभिलेख इसके पास में एक विशाल नौसेना भी थी और इसने जो सिक्के चलाए थे, समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे उस पर क्या लिखा हुआ था? अश्वमेध पराक्रम। क्या लिखा था? अश्वमेध पराक्रम। जिससे जानकारी मिलती है कि इसने भी क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्योंकि इस सिक्कों पर क्या मिलता है? अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या लेख लिखा मिलता है? अश्वमेध पराक्रम। से जानकारी मिलती है किसने कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इसके बारे में लिखा गया कि इसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। इसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। समुद्र के पास में शक्तिशाली नौसेना थी, समुद्री सेना, जिसके बल पर उसने विदेशों तक शासन किया था। विदेशी राष्ट्रों पर भी क्या किया था? शासन किया था। वह ललित कलाओं में निपुण था, इसलिए उसे क्या कहा गया? कविराज कहा गया। वह संगीत में भी निपुण था। उसे एक सिक्के पर वीणा बजाते दिखाया गया और ये विष्णु उपासक था। वैष्णव धर्म को मानने वाला विष्णु धर्म की क्या करता था? पूजा करता था और सभी धर्मों का समान रूप से आदर भी करता था। तो आज हम समुद्रगुप्त की पढ़ेंगे, ठीक है ना? आगे पढ़ा था।